नमस्ते दोस्तों, मैं शिखा शर्मा और आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई रोमांचक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली यात्रा। मन्नू भंडारी जी का मशहूर उपन्यास महाभोज। ये सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि राजनीति, सत्ता और आम आदमी की जंग का आईना है। तो चलिए शुरू करते हैं महाभोज का सफर। भंडारी जी महाभोज की भूमिका में लिखती हैं, अपने व्यक्तिगत दुख दर्द, अंतर्द्वंद या आंतरिक नाटक को देखना बहुत महत्वपूर्ण, सुखद और आश्वस्तिदायक तो मुझे भी लगता है। मगर जब घर में आग लगी हो तो सिर्फ अपने अंतर्जगत में बने रहना या उसी का प्रकाशन करना क्या खुद ही अप्रासंगिक, हास्यास्पद और किसी हद तक अश्लील नहीं लगने लगता? संभवतः इस उपन्यास की रचना के पीछे यही प्रश्न रहा हो। इसे मैं अपने व्यक्तित्व और नियति को निर्धारित करने वाले परिवेश के प्रति ऋण शोध के रूप में ही देखती हूँ। बाकी प्रत्याशाएं और आरोप तो आपके अपने हैं। लावारिस लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं, पर बिसेसर लावारिस नहीं। उसकी लाश सड़क के किनारे पुलिया पर पड़ी मिली। शायद इसलिए लावारिस लाश का ख्याल आ गया, वरना उसकी तो माँ भी है, बाप भी। गरीब भले ही हो, पर है तो। विश्वास नहीं होता था कि वह मरा हुआ पड़ा है। लगता था जैसे चलते चलते थक गया हो और आराम करने के लिए लेट गया हो। मरे आदमी और सोए आदमी में अंतर ही कितना होता है भला। बस एक सांस की डोरी, वह टूटी और आदमी गया। देखते ही देखते सारा गांव जमा हो गया। गांव सरोहा शहर से ज्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 20 मील। लेकिन कुछ सालों पहले तक यही दूरी बहुत ज्यादा थी। इतनी कि गांव में जो कुछ भी घटता गांव का ही होकर रह जाता। शहर उससे एकदम बेअसर रहता, बेअसर और अछूता। पर अब यही दूरी एकदम सिमट गई है और यही कारण है कि आज गांव में जो कुछ भी घटता है उसको लेकर अच्छे खासे पैमाने पर खलबली शहर में ही मचती है। महीने भर पहले की ही तो बात है। गांव की सरहद से जरा परे हटकर जो हरिजन टोला है, वहां कुछ झोपड़ियों में आग लगा दी गई थी, आदमियों सहित। दूसरे दिन लोगों ने देखा तो झोपड़ियां राख में बदल चुकी थी और आदमी कबाब में। लोग दौड़े दौड़े थाने पहुंचे, पर थानेदार साहब उस दिन छुट्टी पर थे। और जो दो लोग वहां ड्यूटी पर थे, उन्होंने यह कहकर बात टाल दी कि थानेदार साहब के आने पर ही मौके पर आएंगे और तहकीकात होगी। इसके बाद पता नहीं गांव वालों को कौन सा जहरीला सांप सूंघ गया कि सबके मुंह सिल गए। बस सबकी सांसों के साथ निकला हुआ एक गुस्सा, एक नफरत, भारी तनाव बनकर हवा में यहां से वहां तक सनसनाता रहा। लेकिन जैसे ही खबर शहर में पहुंची, वहां से मंत्रियों, नेताओं और अखबार नवीसों की गाड़ियों का तांता लग गया। आग से उठने वाले धुएं के बादल तो एक ही दिन में छट गए थे, पर शहरी गाड़ियों से उठने वाली धूल के बादल कई दिनों तक मंडराते रहे। नेताओं ने गीली आंखों और रुंधे हुए गले से क्षोभ प्रकट किया और बड़े बड़े आश्वासन दिए। अखबार नवीस आए तो दनादन उस राख के ढेर की ही फोटो खींच कर ले गए। दूसरे दिन अखबार में छाप कर घर घर पहुंचा भी दिया इस घटना का सचित्र ब्यौरा। किसी ने सवेरे की खुमारी में अंगड़ाई लेते हुए तो किसी ने चाय की चुस्की के साथ पढ़ा, देखा। देखते ही चेहरे पर विषाद की गहरी छाया पुत गई। चाय का घूंट भी कड़वा हो गया शायद। ढेर सारी सहानुभूति और दुख में लिपट कर निकला, ओह हॉरिबल,
सिंपली इनह्यूमन। कब तक ये सब और चलता रहेगा? और पन्ना पलट गया। थोड़ी देर बाद गांव वालों की जिंदगियों की तरह ही अखबार भी रद्दी के ढेर में जा पड़ा। बात इतने पर ही खत्म नहीं हुई। इस दर्दनाक हादसे से विरोधी दल के नेताओं के हृदय तो चकनाचूर हो गए। विधानसभा में उनके फटे गले से निकली चीख पुकार वास्तव में उनके फटे हृदय की अनुगूंज ही थी, जिसने सारे सदन में धरती फाड़ हंगामा मचा दिया। मंत्रियों ने आत्मग्लानि में डूबकर रुंधे गले से खेद व्यक्त किया और भविष्य के लिए आश्वासन दिए। उधर सत्तारूढ़ दल के असंतुष्ट विधायक अलग बिलबिलाने लगे। ऐसी अमानुषिक घटना, पार्टी के माथे इतना बड़ा कलंक। अब तो मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करके ही इस कलंक को धोया जा सकता है। मुख्यमंत्री भी त्याग पत्र देकर ही इस पाप का प्रायश्चित कर सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री को लगा कि जब तक वे असली मुजरिम का पता लगवाकर सजा नहीं दिलवा देते, उनकी आत्मा बोझ मुक्त नहीं होगी। और पता तो सत्ता पर बैठकर ही लगवाया जा सकता है। क्या करते? वे आत्मा के आगे मजबूर थे और उन्होंने सारा मामला गहरी जांच पड़ताल के लिए बड़े अफसरों के हाथ में सौंप दिया। बड़े अफसरों ने अपना बड़प्पन और मुस्तैदी दिखाने के लिए तुरंत फुरत दोनों कांस्टेबलों को सस्पेंड कर दिया। गेहूं के साथ घुन पिसने का मुहावरा पुराना हुआ, पुरानी स्थितियों पर ही लागू भी होता रहा होगा। आज तो स्थिति यह है कि गेहूं सुरक्षित और घुन चकनाचूर। ऊपर से नीचे तक सब लोग अपनी अपनी जगह सुरक्षित। मारे गए बेचारे कांस्टेबल। अभी पहले वाली घटना से बिगड़ी हुई स्थिति पूरी तरह सम पर भी नहीं आई थी कि यह घटना और घट गई। विशेषकर कोई ऐसी बड़ी हस्ती नहीं, न उसका मरना ही कोई ऐसी बड़ी घटना है कि बात तुरंत फुरत शहर पहुंचे। वैसे तो जो चमार जलकर मर गए थे और उनके भाई बंधु जो आंसू बहाने के लिए बच गए, वे ही कौन बड़ी तोपें थीं। पर हंगामा तो खूब मचा ही। बिसु की लाश को लेकर भी मचेगा, आसार दिख रहे हैं। इस बार थानेदार ने जरा भी ढील नहीं की, तुरंत मौके पर हाजिर। कल से कितने बयान लिए हैं, लोगों के पेट से कितना कुछ उगलवाया है, सबकी उगलन को कागजों पर पोत कर ले गए हैं। इधर लाश चीर फाड़ के लिए शहर गई, उधर घटना की चीर फाड़ का सिलसिला शुरू हो गया। सच पूछा जाए तो बड़ा न आदमी होता है न घटना। यह तो बस मौके मौके की बात होती है। मौका ही ऐसा आ पड़ा है। इस समय तो सरोहा में पत्ते का हिलना भी एक घटना की अहमियत रखता है। 1.5 महीने बाद ही तो चुनाव है। यो उपचुनाव विधानसभा की एक सीट भर का है, फिर भी है बहुत महत्वपूर्ण। इस सीट के लिए भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुकुल बाबू खुद खड़े हो रहे हैं। सुकुल बाबू क्या खड़े हो रहे हैं समझ लीजिए, पिछले चुनाव में हारी हुई पूरी की पूरी पार्टी खड़ी हो रही है। खम ठोक कर ललकारती हुई, सत्तारूढ़ पार्टी के पूरे अस्तित्व को चुनौती देती हुई। वैसे पिछले चुनाव में हारने के बाद सुकुल बाबू ने बाकायदा ऐलान कर दिया था कि वे अब सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेंगे और जीवन के बचे हुए दिन जनता की सेवा में ही बिताएंगे। पर पहला अवसर आते ही वे फिर लपक लिए। क्या करते? पद से उतरने के तुरंत बाद ही उन्होंने यह महसूस किया कि जनता की सच्ची सेवा उच्च पद पर बैठकर ही की जा सकती है। और जनता की सेवा का संकल्प उन्होंने अपनी उस कच्ची उम्र में लिया था, जिस उम्र के संकल्प विकल्प अनचाहे ही आदमी के जीवन का अभिन्न अंग बन जाते हैं। सुकुल बाबू ने खड़े होकर ही इस चुनाव को इतना महत्वपूर्ण बना दिया है।
सीट केवल एक, पर पूरे मंत्रिमंडल के लिए जैसे एकदम निर्णायक। यही कारण है कि आज हर घटना को इस सीट से जोड़कर ही देखा परखा जा रहा है। वरना और दिन होते तो क्या बिस्सू और क्या बिस्सू की मौत। पर आज स्थिति यह है कि इधर बिस्सू की लाश जली और उधर शहर के कोने कोने में खलबली। शहर के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति दा साहब अपने निजी कमरे के एक कोने में अकेले बैठे हैं, मौन, गंभीर, कुछ कुछ चिंतित और परेशान भी। पर चिंता है कि उसके कोई आसार बाहर नहीं है। चेहरे की सौम्यता ने उसे भीतर ही ठेल रखा है। फिर भी इतना जरूर लग रहा है कि गहरे में डूबे हुए हैं। हाँ, बीच बीच में फोन की घंटी बजती है तो कुछ क्षणों को उबर आते हैं, पर बाद में कहीं कोई हड़बड़ी या परेशानी नहीं। वही उनका अपना खास अंदाज, कम शब्द, सधी आवाज। बात को अपने से, अपने मन में होने वाली उथल पुथल से काट कर भी किया जा सकता है। यह गुर कोई दास साहब से सीखे। सीखना चाहे तो इतनी विशेषताएं हैं दास साहब में कि सीखने वाला मजे में पूरी जिंदगी खपा सकता है। पर आज के इस हाय हाय वाले जमाने में किसके पास रखा है इतना धैर्य। तभी तो कोई छाया तक नहीं छू सकता है उनकी। दास साहब का पूरा व्यक्तित्व ही जैसे भव्यता के फ्रेम में मढ़ा हुआ है। गौर वर्ण, सुता हुआ शरीर, कहीं भी 1 इंच फालतू चर्बी नहीं दिखाई देगी शरीर पर। दिखती है तो केवल गरिमा। जीवन में संयम और आहार व्यवहार में नियम, यही असली राज है उनकी गठी हुई देह और गरिमामय व्यक्तित्व का। बोलते भी हैं तो आवाज में अधिक उतार चढ़ाव नहीं आता। एक ही स्वर में बोलते हैं, धीरे धीरे। शब्द मात्र जीभ से फिसलने नहीं लगते। लगता है हर शब्द जैसे किसी गहरे सोच विचार की उपज है। हल्की बात कभी किसी ने नहीं सुनी होगी दा साहब के मुंह से, अपने विरोधियों के लिए भी नहीं। व्यवहार में ऐसा संतुलन संयम बड़ी साधना से ही आता है। और दास साहब का जीवन, साधना का इतिहास। साधना की आग में तपकर ही कुंदन सा निखर आया है उनका व्यक्तित्व। उनका निजी कमरा भी बहुत ही सादा है। तड़क भड़क, तामझाम, कहीं कुछ भी नहीं। यह सादगी उनके पद के अनुरूप कतई नहीं, पर उनके व्यक्तित्व के अनुरूप जरूर है। कमरे में कालीन नहीं, मोटी दरी है, जिसके एक सिरे पर दीवार से सटा मोटा सा गद्दा बिछा है। ऊपर भक भक चादर और गांव तकिए पड़े हैं, एकदम देशी पद्धति। दास साहब को जितना देश प्रिय है, उतनी ही देशी पद्धति भी। लड़के बच्चे जरूर अंग्रेजियत में सन गए हैं, इम्पोर्टेड वस्तुएं और इम्पोर्टेड भाषा का इस्तेमाल करते हैं, पर यह बच्चों की अपनी रुचि और चुनाव है और किसी की स्वतंत्रता पर अपने को आरोपित नहीं करते दा साहब। बच्चे छोटे थे और साथ रहते थे तब भी नहीं। अब तो वैसे भी बड़े होकर सब अपने अपने घरों में चले गए। सजावट के नाम पर केवल 2 बड़ी-बड़ी तस्वीरें टंगी हैं दीवार पर, गांधी और नेहरू की। इन्हें अपना पथ प्रदर्शक और अपनी प्रेरणा मानते हैं दा साहब। गीता का उपदेश उनके जीवन का मूल मंत्र है। घर के हर कोने में गीता की एक प्रति मिल जाएगी। वैसे वे कभी किसी को उपहार देते नहीं। व्यर्थ के ढकोसलों में कतई विश्वास नहीं है उनका। पर फिर भी कभी उपहार देना ही पड़ गया तो सदा गीता की ही प्रति दी है। चिंतन मनन के क्षणों में अपने कमरे में ही बैठते हैं दास साहब। यहाँ सबका प्रवेश संभव नहीं है। हाँ, जो अपने खास आदमी है वे आ सकते हैं। इसलिए लखन सिंह बिना किसी रोक टोक के सीधा भीतर चला आया। दास साहब का अपना आदमी है लखन सिंह।
बहुत भरोसे का और उनका स्नेह भाजन। 10वीं पास करने के बाद से ही लखन दास साहब की सेवा में नियुक्त हो गया था। उनका थैला उठाए उठाए उनके पीछे चलता था हर समय। और आज उसे ही दास साहब ने सरोहा के चुनाव क्षेत्र से खड़ा किया है। अपने साथ काम करने वाले छोटे से छोटे आदमी को भी तरक्की का पूरा मौका देते हैं दास साहब, बल्कि उसकी तरक्की में भरसक सहायक भी होते हैं। उसूल है दास साहब का कि जिसे सहारा दो उसे मंजिल तक पहुंचा भी दो। पर आज जहां उसूल टके सिर बिकते हों, वहां कौन कदर करता है दास साहब के उसूलों की। सब एक स्वर से विरोध करने लगे हैं लखन का। एक ही तर्क था सबका। सुकूल बाबू के मुकाबले खड़ा होने वाला व्यक्ति उनकी ही टक्कर का होना चाहिए। आखिर 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं सुकूल बाबू इस प्रांत के। हारने के बाद भी रुतबा है उनका। उनके सामने लखन की औकात ही क्या है भला। मुंह की खाएगी पार्टी। तर्क बिल्कुल ठीक था विरोध करने वालों का, एकदम ठोस और वजनदार। पर दास साहब की भेदक दृष्टि तर्क पर ही नहीं अटकती, मंशा तक पहुंचती है सीधी। सब अपने अपने आदमियों को घुसाने की तिकड़म में लगे हुए थे। मन बहुत शुद्ध हुआ था दास साहब का। लोगों में दिनों दिन बढ़ती पद के लिए यह लोलुपता कहाँ ले जाकर पटकेगी देश को। काम करने को कोई तैयार नहीं, पर पद के लिए सभी उत्सुक उतावले। लखन सिंह को जैसे तैसे टिकट तो दिलवा दिया, पर इतने से ही निश्चिंत होकर नहीं बैठा जा सकता है। विरोधियों के साथ साथ अपनी पार्टी के असंतुष्ट लोगों को भी संभाल कर रखना पड़ता है। वरना कोई आश्चर्य नहीं कि पार्टी के झंडे के नीचे ही नीचे उनकी जड़ें काटने का काम भी चालू रहे। आजकल चुनाव में दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ती है। एक क्षण को भी आदमी चैन से नहीं बैठ सकता। हमेशा सतर्क सावधान, अपनों से, परायों से, सभी से सचेत, एकदम चौकस। लखन को देखकर दास साहब ने स्नेह से स्वागत किया। आओ लखन, क्या समाचार है। पर लखन के तम तमाए चेहरे पर नजर पड़ी तो पूछा, क्या बात है, बाहर बहुत गर्मी है क्या। बाहर क्या, गर्मी तो मेरे भेजे में घुसी हुई है। यह जोरावर बाज नहीं आएगा अपनी हरकतों से। खुद तो मरेगा ही, हमको भी ले डूबेगा। गुस्से से लखन की कनपटियों की उभरी हुई नसें तक फड़क रही हैं। कोई विश्वास करेगा कि यह दास आपके संरक्षण में पला हुआ आदमी है। एकदम उनके विपरीत। केवल रंग और कद काठी में ही नहीं, स्वभाव और आदतों में भी। छोटी छोटी बातें उसे बेहद उत्तेजित कर देती हैं। बोलता है तो इतने आवेश में कि हकलाने लगता है। दास साहब कभी नाराज नहीं होते उसकी इस बदमिजाजी पर। हंसकर इतना ही कहते हैं, तुम मेरे पूरक हो भाई। यूं भी दूसरों को उनकी कमजोरियों के साथ स्वीकार करना स्वभाव है दास साहब का। कहना चाहिए उदारता है उनकी। इसी उदारता ने लखन को एक हद तक ढीठ बना दिया है। बस फन फनाता रहता है। अभी तो कुछ नहीं हुआ, बहुत मामूली सी बात हुई है। सरोहा में बिसेसर नाम के एक आदमी को मरवा दिया गया है। लाश पुलिया पर पड़ी मिली। असली बात तो तब होगी जब हरिजनों के सारे वोट सुकुल बाबू के नाम पड़ जाएंगे। सब लोगों का अनुमान है कि जोरावर का है यह काम। हम्म। चेहरे पर किसी तरह का कोई विकार नहीं आया दास साहब के। मालूम है आपको, अभी थोड़ी देर पहले ही सुना। स्वर इतना सहज और सपाट, जैसे कहीं कुछ हुआ ही ना हो। और यह भी सुना कि सारे गांव में भारी तनाव है जोरावर को लेकर।
उसके सिवा कोई नहीं करवा सकता यह काम। आगजनी वाली घटना पर किसी तरह लीपापोती करके गांव वालों को संभाले हुए थे। इस घटना को ऐसा भुनाएंगे कि हम सब तापते ही रह जाएंगे। यह बिसु की नहीं, समझ लीजिए एक तरह से मेरी मौत हुई है, मेरी। लखन ने खुले पंजे से छाती पीट कर अपनी मौत की घोषणा करके दास साहब को दहला देना चाहा। हम्म। दास साहब ने कुछ इस भाव से हुंकार भरी जैसे स्थिति का नए सिरे से पूरा पूरा जायजा ले रहे हों। 9 तारीख को यानी 3 दिन बाद ही मीटिंग का ऐलान हो गया है उनकी तरफ से। सुकुल जी खुद आ रहे हैं भाषण देने। जानते तो हैं सुकुल जी के भाषण का करिश्मा। आग उगलते हैं आग। गांव वैसे ही सन्नाया बैठा है। एक ही भाषण में बहाकर ले जाएंगे सारे गांव को अपने साथ। लखन ने भी जैसे कमर कस ली है कि आज दास साहब की इस संतई मुद्रा को तोड़कर ही रहेगा। एक इन मशाल वालों को छूट मिली हुई है, उल्टा सीधा जो मर्जी आए छापने की। इमरजेंसी में बंद हो गया था, ठीक था। ऐसे अखबार पर तो आपको भी। गलत बात है। दास साहब ने अंकुश लगा दिया एकदम। यह तुम नहीं, तुम्हारा स्वार्थ बोल रहा है। स्वार्थ को इतनी छूट देना ठीक नहीं कि वह विवेक को ही खा जाए। अखबारों को तो आजाद रहना ही चाहिए। वे ही तो हमारे कामों का, हमारी बातों का असली दर्पण होते हैं। मेरा तो उसूल है कि दर्पण को धुंधला मत होने दो। हाँ, अपनी छवि देखने का साहस होना चाहिए आदमी में। बड़ी हिम्मत और बूता चाहिए उसके लिए। इससे जो कतराता है वह दूसरे को नहीं, अपने को ही छलता है। कैसे कैसे संपादकीय छापे थे, कैसी कैसी तस्वीरें छापी थी उस आगजनी की घटना की। और अब क्या चुप रह जाएंगे? आने दीजिए उनका अगला अंक। देखिए क्या सनसनीखेज बनकर आती है सारी बात। हम्म। आवेश का एक कतरा तक नहीं दिखाई दे रहा है, न दास साहब के चेहरे पर, न स्वर में। और लखन है कि भीतर ही भीतर झल्ला रहा है, बुरी तरह। इस घटना की सारी खतरनाक संभावनाओं को सामने रखकर वह विचलित कर देना चाहता है दास साहब को, हिला देना चाहता है उन्हें। एक और तुरुप का पत्ता चला उसने। जानते तो हैं लोचन भैया कितने दिनों से अपनी खिचड़ी अलग पका रहे हैं। देखिए इस घटना से कैसा उफान आता है उनकी खिचड़ी में। जोड़ तोड़ करके अविश्वास का प्रस्ताव ले आए तो आपको भी लेने के देने पड़ जाएंगे, मैं कह देता हूं। लखन। आवाज की हल्की सी सख्ती ने ही जबान की लगाम खींच दी लखन की। जिस दिन अपने लोगों का विश्वास खो दूंगा उस दिन कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। सबके विश्वास पर ही टिकी हुई है मेरी कुर्सी। सबके सद्भाव पर ही जिंदा हूं मैं। विश्वास सद्भाव ही नहीं रहा तो मेरे रहने का क्या मतलब? ठीक है, सबके विश्वास पर आप अपनी कुर्सी जमाइए। सुकुल बाबू अपनी मीटिंग जमाए, दत्ता बाबू अपना अखबार जमाए, बस हम ही अपनी कब्र खोद लेते हैं। हथियार डालने के अंदाज में लखन बोला। उसके आवेश पर दुख, निराशा और पराजय की गहरी परत चढ़ आई थी। तभी फोन की घंटी बजी। दास साहब ने बगल से झोंगा उठाकर कान पर रख लिया और बदन को तकिए पर जरा सा ढीला छोड़कर पसर से गए। दूसरे हाथ से अपना अधगंजा सिर सहलाते हुए वे बड़े इत्मीनान से फुनियाते रहे। दास साहब की इस आश्वस्ति पर लखन सिंह भीतर ही भीतर कुड़ता तिल मिलाता रहा। जैसे ही बात खत्म हुई लखन सिंह फिर झपट पड़ा। माफ करिए दास साहब,
इस बार आप न जोरावर को बचा पाएंगे और न ही ये सीट जीत पाएंगे। इस बार आपका दाव। बात अधूरी छोड़ दी लखन ने। दास साहब का दाव खाली गया या नहीं, पर दास साहब को भड़काने के लिए फेंका गया लखन सिंह का हर वार खाली ही गया। वे मौन साधक की तरह स्थिर बैठे रहे, शांत, अविचलित और निर्विकार। ऐसा नहीं कि लखन के भीतर की खींच और परेशानी को वे समझ नहीं रहे, पर वे उसे कतई बढ़ावा नहीं देना चाहते। उन्होंने हल्के से अपना आसन बदला और शरीर को ढीला करके तकिए के हवाले किया। कुछ ठंडा पियोगे? फालसे का शरबत पियो, इसकी तासीर बड़ी ठंडी होती है। जवाब की प्रतीक्षा वे नहीं करते। अपनी कही बात ही उनके लिए अंतिम होती है। शरबत का आदेश फोन के तार पर चढ़कर भीतर चला गया तो उन्होंने अपनी नजरें शून्य में टांग दी। गर्दन जरूर उनके बड़े नामालूम से झटकों के आगे पीछे झूलने लगी। नजरें उनकी शून्य में ही एक अनदेखा सा नक्शा तैयार करने लगी। नक्शे की एक हल्की सी रूपरेखा उभरी तो चेहरे पर क्षण भर के लिए चमक सी आ गई, पर उसे बखूबी जब्त कर गए दा साहब। लखन अच्छी तरह जानता है कि दा साहब की नजरें जब शून्य में गड़ जाएं तो समझ लो वे खुद समस्या में गहरे धंस गए, और जब धंसे हैं तो कोई ना कोई सिर पैर तो खोज कर लाएंगे ही। दा साहब की सूझबूझ का तो वह शुरू से ही बड़ा कायल है। बड़े बड़े संकट और घातक स्थितियों से उन्हें उबरते हुए देखा है उसने खुद अपनी आंखों से। केवल देखा ही नहीं, एक हद तक साझीदार भी रहा है उनका। पर बस एक यही साधुई मुद्रा खिजा देती है उसे। नौकर आया तो बिना जरा भी आवाज किए उसने अपना गिलास ले लिया। किसी तरह का व्यवधान नहीं डालना चाहता था वह इस समय। थोड़ी देर बाद दास साहब ने अपनी नजरें शून्य में से खींचकर लखन सिंह के चेहरे पर गड़ा दी। भीतर तक उतरती नजरों के पैनेपन से असहज सा होने लगा लखन सिंह। इतनी देर से बैठा बैठा मन ही मन कोसे जा रहा था दास साहब को, कहीं वे भाप न लें। यह तो लखन सिंह भी जानता है कि अपनी योग्यता से नहीं, दास साहब की कृपा से ही उसे इस चुनाव के लिए टिकट मिला है। बहुत उठापटक करनी पड़ी है दास साहब को उसके लिए। सुकुल बाबू के मुकाबले तो उसकी कोई हस्ती ही नहीं। अपनी पार्टी के और लोगों के सामने भी बहुत हल्का पड़ रहा था, पर दास साहब ने बांह थामी तो सारे विरोधियों को चित्त करते हुए ला पटका किनारे पर। वरना उसकी अपनी लियाकत तो पार्टी दफ्तर में कुर्सियां उठाने बिछाने तक की ही है। यही उसका इतिहास भी रहा है। और यदि वह चुनाव जीता भी तो वह दास साहब की सूझबूझ और प्रयत्न से ही होगा। पर अब तो कोई उम्मीद ही नहीं। फिर भी क्या नाम है इस लड़के का जो मरा? समाधि से उबरते हुए दास साहब ने पूछा। बिसेसर, बिसु कहते हैं गांव वाले। ठंडी तासीर वाला शरबत पीकर भी लखन सिंह की आवाज में घुली खीज और निराशा कम नहीं हुई। जाने क्यों उसे बार बार लग रहा था कि खेलने से पहले ही वह बाजी हार गया। कितना तो सीधा सादा सा हिसाब था, पता नहीं दास साहब कैसे चूक गए। चंद क्षणों के लिए फिर मौन, और दास साहब की नजरें शून्य में। यह लड़का वह 8 महीने पहले ही तो जेल से छूट कर आया था ना। 4 साल तक काटी है इसने जेल। आपको कैसे मालूम? लखन हैरान हो आया। तो दास साहब सक्रिय हो चुके हैं इस दिशा में।
मालूम तो करना ही होता है भाई। न मालूम करने से जिस पद पर बैठा हूं उसके साथ न्याय कर सकता हूं भला। पर इतना सुनकर भी लखन के चेहरे पर अटका सवाल या निशान जैसा का तैसा बना रहा। तो दास साहब बोले, डीआईजी ने फोन किया था सवेरे। क्या बताया? सब कुछ जान लेने की उत्सुकता ने एकदम अधीर कर दिया लखन को। किस बारे में? यही बीसू की मौत के बारे में। मालूम हुआ है इस केस के सारे कागजात डीआईजी के पास पहुंच गए हैं। दास साहब ने केवल गर्दन हिला दी। आपने कोई आदेश नहीं दिया? मेरा मतलब है कोई संकेत की रिपोर्ट तैयार करते समय। दास साहब से नजरें मिलते ही लखन का वाक्य अधूरा ही रह गया। कैसी बातें करते हो लखन? थोड़ी सख्त आवाज में दास साहब ने कहा। पुलिस वालों का काम है कि बयानों और प्रमाणों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करें और ईमानदारी से करें। इसी बात की तो तनख्वाह दी जाती है उन्हें। ऊपर से आदेश थोपा जाएगा तो न्याय कैसे करेंगे? इन्हीं स्थितियों के खिलाफ लड़ने के लिए तो इतनी बड़ी क्रांति की हमने। और तुम। फिर एक क्षण रुककर चुपती सी नजर से उन्होंने लखन को देखा और सख्त आवाज में बोले, अपनी आकांक्षाओं को थोड़ी लगाम दो लखन, वरना मेरे साथ चलना मुश्किल होगा। लखन एक क्षण को सिपटा गया। दास साहब खुद ही बता दें कि इस सारे मामले को वे कैसे निपटाने जा रहे हैं तो वह इतना सब कुछ कहे पूछे ही क्यों। पर दास साहब ने फोन उठा लिया और वित्त मंत्री से किसी योजना के बारे में बात करने लगे। लखन बैठा भीतर ही भीतर कुड़ता तिल मिलाता रहा। उसे तो इस समय दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण बात बीसू की मौत ही लग रही है। उसके प्रति कोई उदासीन कैसे रह सकता है भला? या फिर उसे इतने सहज सामान्य ढंग से कैसे ले सकता है, जैसे बीसू की मौत कोई मामूली बात हो, सिर्फ एक आदमी का मरना भर। फोन खत्म हुआ तो फिर हिम्मत करके पूछा, डीआईजी का फोन आया किस लिए था? सब अपने अपने को लेकर परेशान है। वह भी प्रमोशन के लिए छटपटा रहा है। स्वभाव है आदमी का, जो जहां है वहां से संतुष्टि नहीं, और चाहिए और चाहिए। पर आईजी का तबादला तो रुक गया था, पर तब इसका प्रमोशन कैसे होगा? लखन की हर बात में शंका लिपटी जिज्ञासा कायम है बदस्तूर। पर उस ओर से एकदम लापरवाह हो दास साहब सहज ढंग से ही बात कर रहे हैं। मैं ही रोके हुए था अब तक। माना थोड़ी बहुत ज्यादतियां की उसने, पर क्या करता, मजबूर था बेचारा। ऊपर से हुक्म आता, उसे बजाना पड़ता। गुलामी आत्मा का शय तो करती ही है। वैसे आदमी तो अच्छा ही था। आगजनी वाले मामले में वाक्य पूरा नहीं करने दिया दास साहब ने। बीच में ही बोले, क्या करें, हमारे पास भी ऊपर से आदेश आया कि तबादला करो। यह ऊपर का चक्कर ही बुरा होता है। तो प्रमोट हो रहे हैं डीआईजी। लखन के मन में एक क्षण को कुछ कौंधा। वह भूल ही गया कि अभी अभी दास साहब से फटकार खा चुका है। उमक कर बोला, तब तो आप बुलाकर इशारा। लखन। एक सर्द सख्त सी आवाज निकली और लखन की जीभ जैसे तालू से चिपक गई। एक क्षण रुककर फिर सहज ओ हो आए दास साहब। पद के प्रलोभन से इतने अविवेकी मत बनो। कर्मचारियों को इस तरह के आदेश देना उनके अधिकार में हस्तक्षेप करना है। मुझसे यह सब होगा नहीं भाई। मैं तो चाहता हूं कि सबको अपने अपने अधिकार सौंप कर अपने अधिकारों को शून्य में बदल दूं।
तब कुछ नहीं होने का। लखन का स्वर गहरी हताशा में डूबा हुआ था। ठीक है, फंसे जोरावर। मैंने तो पिछली बार ही कहा था कि इसको बचाना बहुत बड़ी गलती होगी। तुम तो बहुत बड़े मूर्ख हो भाई, जब से एक ही बात पीछे जा रहे हो। भला बताओ, मैं कौन होता हूँ बचाने वाला? वह कानून का मामला था। लोगों ने गवाही नहीं दी, पुलिस प्रमाण नहीं जुटा सकी तो कैसे कुछ होता? आज पहली बार लखन सिंह को लग रहा है कि दास साहब को पूरी तरह जानना मुश्किल है। जितना वह जानता है उस हिसाब से वे इतने निर्लिप्त नहीं रह सकते सारी घटना से, जैसे वे इस समय दिखाई दे रहे हैं। और यदि नहीं है तो उसे कुछ बताते क्यों नहीं? उनके चुनाव के दिनों में कैसे जान झोंक कर काम किया था उसने। आज उसका मौका आया तो गांधी बाबा बनकर बैठ गए। बहुत जल्दी हौसला पस्त हो जाता है तुम्हारा। अच्छी बात नहीं है यह। लखन के भीतर की बेचैनी और घबराहट को भांपकर स्नेहिल नजरों से उसे सहलाया दा साहब ने। क्या जवाब दे लखन सिंह इस बात का? भीतर ही भीतर मन सुलग रहा है उसका गुस्से से। दा साहब की कुर्सी अभी सुरक्षित है, इसलिए आदर्श और उपदेश सूझ रहे हैं। जब इनकी कुर्सी पर बनेगी तब हौसले का हाल पूछेगा। यदि यह चुनाव हार गए और जो इसी तरह गांधी बाबा बनकर बैठे रहे तो निश्चय ही हार भी जाएंगे। तब देखूंगा, उलट जाएगा सारा मंत्रिमंडल। सुकुल बाबू को कौन नहीं जानता। जब तक इनका पटड़ा नहीं बिठा देंगे न खुद एक दिन चैन से रहेंगे न इन्हें ही रहने देंगे। दास साहब को क्यों नहीं यह खतरा नजर आ रहा? मेरा हारना चाहे अहमियत न रखता हो, सुकुल बाबू का जीतना जरूर अहमियत रखता है। और इस बार पिछले चुनाव में खोए हुए हरिजनों के सारे वोट आसानी से ले जाएंगे सुकुल बाबू। आप खुद सोच लीजिए। पर इस खतरे से भी विचलित नहीं हुए दा साहब। अगर जनता का विश्वास सुकुल बाबू पर है और वह उन्हें अपना वोट देती है तो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करूंगा। यह सुकुल बाबू का नहीं, जनता की राय का स्वागत होगा। और जनता तो हमारे लिए। ठीक है तब फिर। लखन सिंह ने अधीरता और आवेश में दास साहब के वाक्य को बीच में ही काटा, पर अपना वाक्य भी अधूरा ही छोड़ दिया। दास साहब एक क्षण लखन का चेहरा देखते रहे, फिर आवाज को स्नेह से सींच कर समझाते हुए बोले, देखो भाई, मेरे लिए राजनीति धर्मनीति से कम नहीं। इस राह पर मेरे साथ चलना है तो गीता का उपदेश गांठ बांध लो। निष्ठा से अपना कर्तव्य किए जाओ बस। फल पर दृष्टि ही मत रखो। फिर एक क्षण ठहर कर पूछा, पढ़ते हो गीता या नहीं? पढ़ा करो, चित्त को बड़ी शांति मिलती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।